हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पहले समझेंगे डाटा क्या है, फिर उसके बाद सेंटर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सैम्पलिंग क्या है, रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद टेस्ट एंड इनोवा क्या है, मतलब काई टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, यू टेस्ट क्या है, इनोवा में बिटवीन क्या है, अमंग क्या है। ये बेसिक चीजें समझेंगे और एक एक पॉइंट को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पूरा एकदम बेसिक चीज समझेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, पहले लिखते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला होता है डाटा क्या है, क्या डाटा अर्थात डेटा। दूसरा पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक, दूसरा पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट डिस्पर्सन। उसके बाद कोरिलेशन। एक कोरिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सैम्पलिंग क्या है। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बाद अगला पॉइंट आपका आएगा रिसर्च क्या है। उसके बाद टेस्ट क्या है एंड इनोवा। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है, ये बेसिक आपका क्या होता है चैप्टर का पूरा एकदम, इसका बेसिक चैप्टर का नाम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, तो इतना टॉपिक आपका क्या करता है बिजनेस स्टैटिक्स में, पूरा बेसिक चीज रहता है। यहां से अगर देखा जाए आपका, अगर सभी को ध्यान से देखा जाए तो आपका पेपर 1 में भी पूरा काम करता है रिसर्च एप्टीट्यूड का। अब पहले बात करते हैं डाटा। डेटा अर्थात डाटा बोलते उसको। डेटा मीन्स क्या होता है, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो कैसे आपको प्रूफ होगा कि भाई ये जो भी हम किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप मेडिसिन फील्ड में काम कर रहे हो, या चाहे एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हो, या आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हो, या आप मान लीजिए कोई विपन सेक्टर में काम कर रहे हो, तो जो भी सेक्टर सब में क्या चाहिए, डेटा। बिना डाटा अर्थात प्रूफ के आधार पे कुछ नहीं कर सकते। एक डॉक्टर भी होता है तो दवा भी देता है तो डेटा के आधार पे, भाई ये पूछता है ना आपकी उम्र क्या है, उसी उम्र के हिसाब से आपको कितना 400 mg 250 mg 300 mg क्या करता, दवा को क्या करता, प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार से बिना डाटा के आप क्या कर सकते, स्टैटिक्स को कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए पहली चीज हमें समझना है डेटा ही है। और डेटा किस प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं, एक होता प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। दो तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राइमरी मीन्स होता है जो हम फेस टू फेस किसी से बात करके डेटा प्राप्त करते हैं।
सेकेंडरी वो होता है जो ऑलरेडी कहीं पर इंटरनेट पे या किसी बुक या किताब में या लाइब्रेरी में रहती है। वहाँ से हम क्या करते हैं, लोगों के माध्यम से चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई ऑलरेडी है इंटरनेट पर डाल रखा कोई वीडियो, तो मैंने उस वीडियो को देख लिया, या लाइब्रेरी गया, कोई ऑलरेडी रिसर्च करके रखा था, वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। और ये प्राइमरी क्या होता है, जो स्वयं सब कुछ प्राप्त करो, फेस टू फेस लोगों से जाके बात करके लेके आओ, तो ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी पहले से डाटा होता है, बस वहाँ से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों तरीके से हम डेटा को प्राप्त करते हैं। जब हमारे पास डेटा हो जाता है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फील्ड के आधार पर हम सोल्व करें। भाई अगर आप मान लीजिए मैथ पढ़ते हो, या मैथ पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, तो उसका आप क्या करते हैं, हर तरीके से सॉल्व करते हैं। अब स्टैटिक्स में हमें क्या क्या सॉल्व करना है, भाई देश की जनसंख्या को चेक करना है, किस औसत से जनसंख्या बढ़ रही है, या किस औसत से हमारी खाने पीने चीज़ें बढ़ रही हैं। तो क्या करते हैं, हम उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ये जो करने की प्रक्रिया इसमें होती है, एक होती है मीन, एक होती है मीडियन, और एक होता है आपका मूड। तो इसको फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन और इसको एफ करके फ्रीक्वेंसी अलग अलग चीज़ों से दर्शाते हैं। तो मीन, मीडियन, मूड, या इसको मूड लिखते हैं, ऐसे लिख देते चलो मूड, और इसको लिख देते मीन, और इसको मीडियन। अब सही रहेगा। तो मीन, मीडियन, मूड, तीन तरीके से हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इन्हीं में फिर हम और अलग क्या करते हैं, तीन अलग अलग मेथड, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, क्रिप्टिव, और क्लासिकल बोलते हैं, या इसको कहीं भी कॉल, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीन तरीके से हम इस चीज़ों को सोल्व करते हैं, तीनों में अलग अलग लगता है। मीन में भी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, या कंटिन्यूअस सीरीज, या डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं, कहीं कहीं डिस्क्रीट सीरीज। तो इंडिविजुअल, डिस्क्रिप्टिव सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो मीन में भी लगता है, मीडियन में भी लगता है, और मूड में लगता है। अब इसमें फार्मूला होता है। इंडिविजुअल में क्या करता है, ऐसे दे देगा सिग्मा एक्स अपान एन, दूसरे में सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एफ फ्रीक्वेंसी, तीसरे में क्लासिकल में भी आप लगा ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपान एफ इंटू कहीं पर आई भी कर देते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड तरीके से। या आप कंटिन्यूअस ऐसे भी निकाल सकते हो कि सिग्मा एफ एक्स अपान एफ, इस तरीके से हम फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ये होता है स्टेप मेथड, इसको हिंदी बोलते हैं पद विचलन विधि। तो एक ये भी होता है। तो अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये होता आपका मीन का लगता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में। और यही प्रक्रिया आपका मीडियन में क्या होता है, इसमें आपको ऑड और इवन को चेक करना होता है, सम कौन है और विषम क्या है। अब इसमें आपका फार्मूला क्या होता है, मीडियन एम से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक्स से डिनोट, इसको एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला जो लिखते हैं, मान लीजिए आपको आएगा मीडियन बराबर, तो सिग्मा जो भी है एम अपान एन करके देखते हैं। अब एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज, लेकिन इसमें पहले इसको चेक करने से पहले फार्मूला लगाते हैं ऑड इवन का, कि एन अपान 2 अर्थात n प्लस 1 अपान 2 इस तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ऑड और इवन को चेक करते हैं, तब उसके बाद हमें फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद यहाँ भी एक फार्मूला लिखते हैं m अपान n, ये भी एक फार्मूला बनता है। कंटिन्यूअस सीरीज का जब होगा तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसका होता है एफ एम माइनस सी अपान एफ L1 प्लस इंटू
यहाँ पर लिखते हैं आई। ये होता आपका कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक है। ये बेसिक पूरा जो होता है फार्मूले बेस्ड हम सोल्व करते हैं। अब ये तो चीजें जो बेसिक चीज, अगर इसको बताएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बेसिक चीजें आपको बताते हैं। इस फार्मूले बेस पे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। एक कैलकुलेशन मेथड है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। दूसरा पड़ता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में होता है विचलन, दो संख्याओं के बीच में कितनी दूरियां हैं, गैप कितना है। सपोज करो, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4 और 8, तो अगर देखा जाए तो गैप कितना है, 4 का -4 का। अगर मैं लिखता 8 - 4 तो कितने का दिख रहा गैप, तो प्लस में आएगा 4 का। तो ये जो निकालते हैं रेंज, इसमें बोलते हैं, एक होता रेंज, एक होता कोएफिशिएंट रेंज, एक क्वार्टर डिवीजन, एक स्टैंडर्ड डिवीजन और एक वेरिएंस। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज ऐसा करते हैं, सिर्फ बेसिक पॉइंट बता देते हैं, बाकी कल में इसका पूरा एक कैलकुलेशन करके समझते हैं। तो डिस्पर्सन में आपका होता है रेंज L2 - L1, ये होता है आपका रेंज। जब उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो L2 - 1 L2 - L1 अपान L2 + L1, तो उससे कोएफिशिएंट हम निकालें। ठीक उसी प्रकार से आपका क्वार्टर डिवीजन Q3 - Q1 और Q3 + Q1, जैसे आप Q3 - Q1 करते तो आपका रेंज निकलता है, और जैसे Q3 - Q1 अपान Q3 + Q1 करके डिवाइड करते हैं तो आपका क्वार्टर डिवीजन कोएफिशिएंट आता है। ठीक उसी प्रकार से आपका अगला आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन में S फोर्स उसको हम डिनोट करते हैं। जैसे आपका रेंज क्वार्टर डिवीजन, वैसे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन। जब स्टैंडर्ड डिवीजन का आप वर्ग करके निकालते हैं तो आपका वेरिएंस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन बेसिक 3 पॉइंट को याद रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, इस रिलेशन के बारे में बात करता है। पॉजिटिव वो कहता है, सपोज करिए अगर आपके जेब में जैसे जैसे पैसा बढ़ता है तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, जैसे जैसे पैसा कम होता है आपके खर्चे कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ती है। जैसे अगर बरसात ज़्यादा होगा तो फसल अच्छे होंगे, बरसात कम होगा तो फसल कम होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन कहता है एक बढ़ेगा लेकिन दूसरा घटेगा। जैसे डिमांड और सप्लाई, अगर मान लीजिए प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए तो डिमांड कम हो जाएगा। तो एक दूसरे जब अपोजिट चलता है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जीरो रिलेशन। जीरो रिलेशन क्या होता है, जिसमें कोई इम्पैक्ट ही ना पड़ता। जैसे दिमाग और जूते की साइज, आप भाई जितना जूते की साइज उतने तो आपको पैरों से ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं, तो जिससे कोई चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको बोलते हैं जीरो रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, उसी बात अगला आता आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, यहाँ दो ऐसे दो एक प्रकार x और y जो माने 2 डिजिट है या 2 भी आप राशियां हैं तो एक दूसरे पे डिपेंड होती है। जैसे डिपेंड x है और y है, ऐसे समझते हैं। आप कोई गमला में पौधा लगा दीजिए तो पौधा किस पे डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश पे, जल पे, हवा पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो जो एक वस्तु दूसरे पर डिपेंड होता है और दूसरी वस्तु पहले वाले पर डिपेंड होता है, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन। प्रतिगमन चयन उसको प्रक्रिया या प्रतिगमन संबंध बोलते हैं, कि जहां पर x और y एक दूसरे पर जो डिपेंड होते हैं। जैसे ऐसे समझ जाइए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे आप मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल में अगर जो बैटरी है तभी तो मोबाइल है, और ऐसा तो है नहीं कि बैटरी अगर है तो मोबाइल ना हो। तो एक दूसरे क्या है, जुड़े हुए हैं। गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल होना चाहिए, पेन है तो उसमें स्याही होना चाहिए। जहां पर एक दूसरे पर कोई वस्तु निर्भर होती है तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। तो प्रतिगमन संबंध। अगला बात करता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। सपोज करिए आप संभावना करते हैं पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। प्रोबेबिलिटी में हमेशा आप जब भी मान लीजिए प्रोबेबिलिटी 5 पॉइंट में डिवाइड किया गया,
कॉइन, डाइस, सिलेक्शन, कार्ड, सॉरी 4 है, ठीक है। तो कॉइन हो गया, डाइस हो गया, सिलेक्शन हो गया, कार्ड, 4 तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को चेक करते हैं। अब इससे पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, जिसमें आपको पता होता है कि 100% इसमें आंसर हमें मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप सिक्का लेते हो, उसको एक बार उछालते हो तो जरूर है या तो हेड या तो टेल, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा ही आएगा। 2 बार उछालोगे तो हो सकता है 2 बार हेड आ जाए, या हो सकता है एक बार उछालते एक बार हेड आएगी, या तो एक ही बार टेल आए। तो इसको बोलते हैं एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी, संभावना, किस चीज का संभावित की प्रक्रिया ज्यादा होती है। अब इसको स्टैटिक सब्जेक्ट में पढ़ने क्या कारण है, जब आप रिसर्च करते हैं, कोई टॉपिक पे आप काम करते हैं तो आपका पॉजिटिव व्यू होता है। 100% हो सकता है आंसर आए या 90%, लेकिन आएगा जरूर आएगा, ऐसा नहीं 0 नहीं आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 100% आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ड। कार्ड मान लीजिए ताश का पत्ता है, 52 पत्ते हैं। अगर उसमें से कोई एक पत्ता निकालते हैं, मान लीजिए चिड़ी है, बेगम है, जो भी है बोलते लोग, तो उसमें कोई न कोई पत्ता आएगा। तो जैसे 13 चौका 52, तो उसमें से कोई पत्ता निकालेंगे तो उसकी NPR मतलब उसकी आने की प्रायिकता कम से कम 52 में से कोई एक न जरूर आएगा जरूर आएगा। 52 में से NPR कोई जरूर आएगा। दूसरा होता है सिलेक्शन। एक थैला है, थैले में 10 बॉल डाल देते, कोई एक अगर एक बॉल निकालते 10 में से, तो कोई न कोई चाहे लाल चाहे पीला कोई नीला कोई न कोई बॉल जरूर आएगा। तो उसमें सिलेक्शन का कार्ड जरूर पॉजिटिव ही दिखाता है। डाइस है, आप मान लीजिए लूडो खेलते हैं, आप उसमें 6 होते हैं, एक बार आप फेंकते हैं तो 36 होता। तो कहने का मतलब ये है या तो 1 आ सकता, 2 आ सकता, 5 आ सकता, 4 आ सकता या 6 आ सकता है। तो एक बार फेंकने की प्रयोगता मतलब 6 में से कोई न कोई एक जरूर आएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया बताती है प्रोबेबिलिटी। जब आप सैंपलिंग पढ़ेंगे, सैंपलिंग 2 होता है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसमें आपको बोलता है भाई इसमें सिस्टमेटिक है, कोटा है, एक्सीडेंट। अब जैसे मान लीजिए दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल की बात क्या करते हैं, ACPS बोलते हो, और इसको SSQ बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जिसमें प्रोबेबिलिटी 100% दिखता है सैंपलिंग में, तो बोलेंगे पॉजिटिव की बात है। जिसमें कभी काल अकस्मित कोई घटना घट जाती है, आप कभी काल देखते होंगे, कभी काल किसी से मिलने की मन है, आप सोचते नहीं मिल पाए, लेकिन अचानक वो व्यक्ति आपको मिल जाता, तो उसका प्रोबेबिलिटी नहीं कहा जा सकता कि ये मिलेंगे ही, लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। जैसे आप कभी काल, जिसने एक्सरे मशीन के जब कोई खोज कर रहा था, वो बहुत बार प्रयास किया, लेकिन लास्ट में ऐसे क्या होता है, कुछ लोहे की छड़ी ऐसे कुछ था कंघी ऐसे फेंकता है, तो उसमें से करंट जब पैदा होने लग गया, तो उस करंट से जो फ्लैश आती लाइट, तो पता चला उसकी परछाई छप जाती है। तब उसको समझ में आया कि एक्सरे की जो है खोज ऐसे की गई। आप उसके बारे में कभी पढ़िएगा तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। कभी कल आपके भी साथ होता होगी एक्सीडेंटल, कोई ऐसी घटना घट जाती है जो अलग तरीके के एक आविष्कार का निर्माण कर देती है, कि आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत प्रयास किए नहीं बना, लेकिन कभी कल एक पल में ऐसी चीजें हो जाती हैं, आपने सोचा और बाद में आप हंसते हैं, ये कैसी घटना होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी उसी तरीके की बात करता है, कभी किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा, कभी एक्सीडेंटल होता है। वही बात हो गई सैंपलिंग का, ये दोनों से एक दूसरे जुड़े हैं। अगला हम बात करते हैं रिसर्च। रिसर्च मीन्स किसी चीज का पुनः खोज करना। अब खोज, जब आप रिसर्च पढ़ेंगे पेपर 1 में भी, पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, ICT सपोर्ट मटेरियल क्या करता है, प्लस आपका आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, थीसिस कैसे लिखा जाता है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। ये सारे पॉइंट किसमें बात करते हैं हम, रिसर्च में। रिसर्च मतलब किसी नई चीज का खोज करना, नई चीज का आविष्कार करना। और पॉजिटिविस्टिक यही कहता है कि हमेशा रिसर्च जो होता है वो साइंटिफिक होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। स्टेप ऑफ रिसर्च कहता है, उसमें 8 पॉइंट की बात करता है। पहले किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम को लिटरेचर रिव्यू दो, लिटरेचर रिव्यू कर साथ फिर डाटा कलेक्शन करो, उस डाटा को सैंपल तैयार करो, प्रोबेबिलिटी आएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा। देन उसके बाद क्या करो, उस डाटा का प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल बनाने के बाद देन उसके बाद उसको एनालिसिस करो, फिर डेवलपिंग डाटा सपोर्ट सर्च करो, देन आफ्टर टाइम यू हैव टू सबमिट इट। ये होता प्रोसेस आपका स्टेप ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। ये सारी पॉइंट उसमें 12 पॉइंट की बात करता है कैरेक्टर का।
और टाइप्स भी उसी तरीके की बात करता है, ऑब्जेक्टिव क्या, कंसिस्टेंसी क्या, एक्रूअल क्या है, तो ये एक्शन रिसर्च क्या है, ये सारे पॉइंट किसकी बात करता है। जो 30 प्रकार का आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च होता है, 12 प्रकार का आपका कैरेक्टर ऑफ रिसर्च होता है। नेक्स्ट आपकी जो बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च बेसिक आपका होता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव। 5 प्रकार का आपका क्या होता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च करते हैं। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जिसको बोलते हैं डिडक्टिव, और क्वालिटेटिव होता है आपका इंडक्टिव, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, इस तरीके की बात होती है। ये दोस्तों मैं बात ऐसे बता रहा हूँ, बस आप खाली सुन लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम फिर उसके बाद पढ़ते हैं, इसी में आपका है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है जिसमें बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे जब कोरोना काल आया था तो आप देखेंगे जो वैक्सीन बनता था उसको बार बार हम क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में रिसर्च कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि दवा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। आप वो बार बार पढ़ाई करते हो, बार बार एग्जाम देते हो, एग्जाम फेल होते हो, फिर तैयारी करते हो, फिर तैयारी करते हो, अंत में आप एग्जाम भी अच्छे से पास करते हो और आपके पास इतनी नॉलेज बढ़ जाती है कि आप खुद अपने आप में एक प्रोफेसर बन जाते हो। तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है, नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो ऑलरेडी पहले से कोई खोज करके रखा है, आप उसको पढ़ते हैं, वहाँ से कोई नई चीज़ें उसमें से क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो हिस्टोरिकल अगला आता है। हिस्टोरिकल जो आपका हेरिटेज के रूप में, आर्ट एंड कल्चर के रूप में, आपका लिटरेचर हो गया, आपका म्यूजिक्स हो गया, चाहे कथक हो, चाहे मान लीजिए भरतनाट्यम हो, कुची हो, कोई भी हो, आपका मलयालम जिसको बोलते हैं मोहिनी अट्टम है, ये सब क्या है, आपके हेरिटेज है, हिस्टोरिकल चीज़ है। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप मान लीजिए और भी देखेंगे, बड़े बड़े लाल किला है, जैसे आप दिल्ली का रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लोटस टेम्पल हो गया। तो इस आप आगरा के राजस्थान के बड़े बड़े किले, ये आपके हेरिटेज के रूप में मिलते हैं। आप उसको भी रिसर्च करते हैं हेरिटेज के रूप में, इसमें कौन सा मटेरियल लगा, चूना कितना लगा, इसमें सीमेंट क्या लगा। तो हर जो आप ऐतिहासिक आधार पे खोज करते हैं, इस बिल्डिंग को बनाने में कितना समय लगा, अगर बना तो किस तरीके डिज़ाइन दिया गया, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रिसर्च के बाद एथिक्स ऑफ रिसर्च, इसी में आता है। एथिक्स ऑफ रिसर्च ये कहता है ऑलरेडी जो पहले से कोई रिसर्च किया है ना, तो आप इसको उसके थीसिस को पढ़ सकते हो, बट उसके थीसिस को कॉपी मत करो। उसके आर्टिकल को पढ़ सकते हो, बट आप उसके आर्टिकल से सीख ले सकते हो, बट कॉपी मत करो। कहने का मतलब है अगर आपने किसी का कॉपी कर लिया, सेम टू सेम आपने बनाया, तो आपकी प्रपोजल वगैरह सब रिजेक्ट हो जाता है, आपकी थीसिस से रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सब कुछ रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपकी अपनी होना चाहिए। जब आप प्रपोजल बनाओगे तो प्रपोजल में बेसिक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका टॉपिक क्या, आपका मेथड्स क्या है, कौन सा मेथड्स है, आप जो प्रॉब्लम जो मेथड्स कौन सा यूज कर रहे हो, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है या डिस्क्रिप्टिव है। प्रपोजल बेसिक चीज़ आपको 8 या 9 पॉइंट में बनाना पड़ेगा और सब में कम से कम 2-2, 3-3 पेज लिखना पड़ेगा। उसी प्रपोजल के आधार पे आप रिसर्च करेंगे, अर्थात थीसिस लिखेंगे। जब थीसिस कंप्लीट होगा, 4 आपको रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। रिसर्च पेपर जैसे आपको देखते होंगे न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है, ये सब लोग रिसर्च ही तो करते हैं, खोज करते हैं, अलग अलग टॉपिक पे अपना क्या करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, अभी से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट क्या है। टेस्ट मीन्स होता है जब 30 से कम हो, 30 से कम डिजिट होती है तो टी टेस्ट, 30 से ज़्यादा होते तो जेड टेस्ट, 30 के बराबर होते तो यू टेस्ट, इसकी बात करता है टेस्ट। नेक्स्ट होता है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट ये कहता है जिसमें ग्रुप होते हैं, अगर एमंग है ज़्यादा है और बिटवीन है, अगर बिटवीन और एमंग दोनों देखने को मिलता है तो एनोवा टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट आपका है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो कहता है जिसमें आपका 2 ग्रुप होता है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो रिजेक्ट होगा या तो एक्सेप्ट होगा। बट अल्टरनेटिव क्या करता है, जो चीज़ वहाँ से रिजेक्ट होता है इसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक विकल्प लेके चलता है। तो दोस्तों बस ये मैं एक समरी तरीके से बात किया, बाकी इसका कल मैं जो इसमें बेसिक जो फार्मूला है उसको भी बताऊँगा और फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। वीडियो जरूर है दोस्तों, जो भी मैं वादा कर रहा हूँ उसको करता रहूँगा और आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।